लिखो निम्नलिखित समीकरण निकाय को आप व्यूह विधि से हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरण निकाय को वो सब बताएंगे, चिंता ना करो, जो बताते हैं सुनो पहले। निम्नलिखित समीकरण निकाय को आप व्यूह विधि से हल कीजिए। आप व्यूह विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन सब बताए जाएंगे, कब कब बताए जाएंगे ये हम डिसाइड करेंगे। अब कल टेस्ट में दिए हैं तो इनको बता दे, नहीं बताएं तो करोगे कैसे। निम्नलिखित समीकरण निकाय को आप व्यूह विधि से हल कीजिए। ठीक है, समीकरण निकाय को आप व्यूह विधि से हल कीजिए। क्वेश्चन ये है 5x + 2y बराबर 4, 7x + 3y नमस्ते बराबर 5। ठीक है, और एक ये है एंड 2x + 3y 2x + 3y + 3z बराबर 5, x - 2y + z बराबर -4, 3x - y - 2z बराबर 3। ठीक है, ये 4.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है और ये 4.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है, जब फिर एक्सरसाइज बताएंगे इन क्वेश्चन को नहीं बताएंगे, टेस्ट में दिए हैं कल इसलिए बता रहे हैं पहले। ठीक है, इन दोनों को तैयार करके आना है। सर ये पूरा तीनों 13 है एक साथ? हाँ। ये 13 नंबर पूरा एक साथ है, पूरा 13 है। तीन वेरिएबल है, तीन वेरिएबल तो 3 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है, 2 वेरिएबल तो 2 इक्वेशन, 5 वेरिएबल तो 5 इक्वेशन, 4 वेरिएबल तो 4 इक्वेशन। ठीक है, जितने वेरिएबल होंगे उतने इक्वेशन होंगे। तो इसमें वेरिएबल 3 है। ये आप 10th क्लास में जो पढ़े थे, 2 वेरिएबल रहते, 2 इक्वेशन को सॉल्व करते थे, इसको कहते थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। समीकरण निकाय हिंदी मीडियम हो ना, तो समीकरण निकाय को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बजगुणन विधि, आलेखी विधि पढ़े थे। अब आप व्यूह विधि पढ़ोगे, आएगा आंसर वही। इसको विलोपन विधि से हल करोगे तब भी वही आंसर आएगा, आप व्यूह विधि से हल करोगे तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है, तो आप 5 विधि वहाँ पढ़े थे, 4 विधि। ठीक है, अब 5वीं विधि यहाँ पढ़ो, आप व्यूह विधि। ठीक है, आप व्यूह विधि से समीकरण निकाय को कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो इस व्यूह विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसका आव्यूह समीकरण, इसको हल करने के लिए जितना नियम कानून होने चाहिए सब बता चुके हैं आपको पीछे। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट इसको बताने लगे। ठीक है, इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ईच एलिमेंट का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, शाखंड। ठीक है, और इनकी सबको मदद लेकर के सबको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, आव्यूह विधि से समीकरण का हल। ठीक है, तो ये समीकरण निकाय को आव्यूह समीकरण, तो लिखो दिए गए समीकरण, 7 नंबर को सॉल्व करते हैं पहले। दिए गए समीकरण निकाय का आव्यूह समीकरण। आव्यूह समीकरण, आव्यूह समीकरण क्या होता है, ऐसे लिखा जाता है a कैपिटल X बराबर b, ax बराबर b, जहाँ a क्या है, जहाँ a बराबर गुणांक का व्यूह। गुणांक का व्यूह क्या है, यहाँ पे देखो चर कौन कौन है, पहले समीकरण में x बाई के गुणांक लिखो 5 2 पहली पंक्ति में 5 2, और इसमें दूसरे समीकरण में x बाई के जो गुणांक हैं 7 3, तो दूसरी पंक्ति में लिख दो 7 3। ये है गुणांक का व्यूह e। अब ये कैपिटल S क्या है, इस समीकरण निकाय में कितने चर उपस्थित हैं, x और y,
इस समीकरण निकाय में 3 चर उपस्थित हैं s बाई जेड, लेकिन इसमें 2 चर। तो जितने चर उपस्थित हैं उन चरों का स्तंभ आव्यूह हो। स्तंभ आव्यूह यानी सिर्फ एक स्तंभ हो, ठीक है, और पंक्ति कई हो सकती हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक्स वाई न है तो एक्स वाई का स्तंभ आव्यूह ऐसे लिख दिए। कैपिटल एस बराबर क्या लिखोगे, जितने चर उपस्थित हों उनका एस वाई का स्तंभ आव्यूह। इसमें इसका लिखते तो कैसे लिखते, एक्स वाई जेड लिखते। इस समीकरण के लिए कैपिटल एस का मान क्या लिखते, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब बी का मतलब क्या है, ये इस बी का मतलब राइट हैंड साइड में जो संख्याएं हैं उनका स्तंभ आव्यूह हो, ठीक है। तो बी बराबर क्या होगा, राइट हैंड साइड में कौन संख्याएं हैं, 4 5, तो ये 4 5 का स्तंभ आव्यूह। इसको स्तंभ आव्यूह बोलते हैं। पंक्ति जिसमें सिर्फ एक पंक्ति भर हो, 4 5 ऐसे लिखा हो तो इसको क्या बोलते हैं, पंक्ति आव्यूह। स्तंभ जिसमें एक स्तंभ भर हो, पंक्ति जिसमें एक पंक्ति भर हो, ठीक है, तो उसको स्तंभ आव्यूह बोलते हैं जिसमें एक स्तंभ भर हो, ठीक है। जिसमें एक पंक्ति हो तो उसको पंक्ति आव्यूह बोलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, समझ गए। ए एस इज इक्वल टू बी आव्यूह समीकरण होता है जहाँ ए की मीनिंग क्या है, गुणांक का आव्यूह हो। बी का एस का मतलब जितने चर उपस्थित हैं उनका स्तंभ आव्यूह हो। बी का मतलब जो राइट हैंड साइड में संख्याएं हैं उनका स्तंभ आव्यूह, ठीक है। अब देखो ए एस इज इक्वल टू बी। अब क्या करेंगे, पहला काम, जैसे मान लो ए एस इज इक्वल टू बी है। आप लोग तीसरी चौथी क्लास 8वीं क्लास में पढ़े थे 7s बराबर 14। तो s बराबर क्या करते थे, 14/7, 7 दूना 14, तो s बराबर क्या आ जाता था, 2, ठीक है। तो यहाँ 7s बराबर जब 14 है, जिसको ऐसे लिखेंगे 7s बराबर 14, तो s बराबर क्या लिख दिए, 1/7 फिर 14, तो s बराबर 1/7 को 7 का इन्वर्स 14, 7 को ऊपर ले गए तो क्या हुआ, 7 का इन्वर्स है। तो जहाँ ax बराबर b है, ax बराबर b है, तो x बराबर क्या होगा, a को इधर ले आओगे तो 1/a को a इन्वर्स लिख सकते हो, a इन्वर्स b। तो a इन्वर्स b, तो a इन्वर्स कैसे निकालते हैं आपको पता है, कल बताए थे। a इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट a निकालोगे, ठीक है। तो a इन्वर्स बराबर 1/सारणिक a इंटू एडजॉइंट a। अब एडजॉइंट a निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, हर एक अवयव का सहखंड निकालना पड़ेगा, ठीक है, और सारणिक मान निकालना पड़ेगा a का, तब a इन्वर्स निकालने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो पहले चेक करना पड़ेगा कि गुणांक का आव्यूह व्युत्क्रमणीय आव्यूह है कि नहीं है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है। यदि व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो a इन्वर्स का अस्तित्व होगा, यदि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो a इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होगा, तो समीकरण निकाय का हल ही संभव नहीं होगा, ठीक है। तो क्या किया जाए, पहले चेक किया जाए कि आव्यूह क्या है, व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय है, ठीक है। तो कैसे चेक करते हैं, उसका सारणिक मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सारणिक मान। तो a का सारणिक मान निकालो, ठीक है। तो 5 2 7 3, ठीक है, 5 × 3 और 7 × 2, 5 नहीं 15, 7 × 14, 1 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब आव्यूह क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अतः आव्यूह a एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, ठीक है। इसलिए a इन्वर्स का अस्तित्व होगा, a इन्वर्स का अस्तित्व होगा, a इन्वर्स का अस्तित्व होगा। तो a इन्वर्स का अस्तित्व होगा तो क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स के लिए, a इन्वर्स के लिए जब बात समझ में आ जाए ना तुरंत लिखना भी शुरू कर दो। फिर जब हम बोलना शुरू करें तो आप सुनना शुरू करो, जब हम लिखना शुरू करें तो आप भी लिखो। इससे क्या है कि हम पीछे मिटाएंगे भी फिर लिखेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन थोड़ी है। ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब ए इनवर्स के अस्तित्व होगा तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए के लिए ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं ईच एलिमेंट का कोफैक्टर C11। C11 का मतलब -1 की पावर 1 + 1 M11, -1 की पावर 2 M11, इसको छोड़ दो और इसको तो क्या बचा 3, तो ये +3 हो जाएगा। C12 -1 की पावर 1 + 2 M12, -1 की पावर 3 M12, ठीक है।
7 -7, C21 -1 की पावर 2 + 1, M21 -1 की पावर 3, M21 -1 की पावर थी निगेटिव वैल्यू तो -2, C22 -1 की पावर 2 + 2, M22 ये -1 की पावर 4 तो पॉजिटिव वैल्यू, M22 इसको छोड़ दो 5 आएगा +5। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा? C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज मैट्रिक्स एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा? C11 C12 C21 C22 ऐसे। एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इम्प्लाइज एडजॉइंट ए इज इक्वल टू आ गया C11 की वैल्यू रख दो 3 - 7 -2 5 -2 5। एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? ए इनवर्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है? 1/, सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। हाँ वैसे ना निकालेंगे सब, बताया ना थे कि हम 3-4 कंपाउंड पढ़ाएंगे तो क्या है कि 3 के बारे में 3 चैप्टर में सब बता दिए थे, लेकिन अब ये लोग आ गए तो फिर से बताना पड़ रहा है एक्सरसाइज के हिसाब से। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट बताए थे आपको। तो एडजॉइंट आ गया ना, तब क्या निकालेंगे हम? एडजॉइंट ए के बाद ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स का क्या फार्मूला है? ए इनवर्स का क्या फार्मूला है? 1/, सारणी के ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू सारणी के का मान क्या आया है? ए के, एडजॉइंट ए का मान क्या है? ये 3 - 2 -7 5 ये आ गया। ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? ए इनवर्स की। तो ये इसको इक्वेशन आप रख लो। इक्वेशन ये मान लो फर्स्ट है, लिख लो x बराबर ए इनवर्स बी। ये इक्वेशन जो था फर्स्ट था। तो समीकरण 1 से अब क्या लिखेंगे हम? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 से x बराबर ए इनवर्स बी। x के स्थान पे क्या लिखोगे? x बाई का स्तंभ आव्यूह। ए इनवर्स के स्थान पे जो ए इनवर्स का मान आया है, ये एक का गुणा करो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यही रहेगा। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे? 3 - 2 ये क्या? -7 5 ऐसे। अब b की वैल्यू क्या पता है आपको? 4 5। ठीक है, अब दो आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं कल बताया थे। पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ, फिर पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ, फिर पहली पंक्ति का तीसरे कॉलम के साथ। तो और कॉलम तो है ही नहीं, इसका मतलब पहली पंक्ति का पहले कॉलम भर के साथ गुणा कर दो। ठीक है, तो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ करो तो पहली पंक्ति प्राप्त होगी। तो क्या होगा यहाँ पे? x बाई पहली पंक्ति का गुणा करो तो 3 × 4 -2 × 5। पहली पंक्ति का पहले कॉलम के साथ कर दिए। अब पहली पंक्ति का दूसरे कॉलम के साथ करते, पर है नहीं दूसरी पंक्ति, दूसरा कॉलम है नहीं है, तो पहली पंक्ति का काम खत्म। अब क्या करोगे? दूसरी पंक्ति का गुणा करोगे किसके साथ? पहले कॉलम के साथ। तो क्या आएगा? 7 - 7 × 4 5 × 5 ऐसे। दिस इम्प्लाइज, इसको क्या लिखोगे? x y। 3 चौक 12, 2 पंचे 10, 12 से 10 निकाल दो 2, 7 चौक 28 और 28 + 25 -3। ठीक है,
तुलना करने पर x बराबर 2, y बराबर -3। ठीक है, यही पे क्या है, अभीष्ट हल। ठीक है, तो ये समीकरण निकाय का अभीष्ट हल आ गया। इसको विलोपन विधि से हल करोगे तब भी यही आंसर आएगा, प्रतिस्थापन विधि से हल करोगे तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, अब देखो इस समीकरण 3 चर वाले समीकरण को आप व्यूह विधि से हल करते हैं। अभी तो 2 चर वाले को हल किए है ना। अब देखो ये वाला भी इसी तरह लगेगा। हाँ, तो देखो अब 4.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 ये है। आप व्यूह विधि से हल कीजिए, आप व्यूह विधि से हल कीजिए। 2x + 3y + 3z बराबर 5, x - 2y + z बराबर -4, 3x - y बराबर -2z बराबर 3। ठीक है, अब देखो इसको, जिसका आव्यूह समीकरण, जिसका दिए गए समीकरण निकाय का, दिए गए समीकरण निकाय का आव्यूह समीकरण, आव्यूह समीकरण वही ax बराबर b, जहाँ a बराबर गुणांक का आव्यूह क्या होगा, 2 3 3, 2 3 3, 1 - 2 1, 3 - 1 - 2। कैपिटल S बराबर क्या लिखोगे, x by z, b बराबर 5 - 4 3। ठीक है, ax बराबर b, तो a बराबर, a क्या है, गुणांक का भी, s बराबर स्तंभ भी, और b बराबर क्या है, राइट हैंड साइड की संख्याओं का स्तंभ आव्यूह। अब क्या चेक करेंगे, आव्यूह a क्या है, व्युत्क्रमणीय है कि अव्युत्क्रमणीय। क्या करते हैं, सारणिक मान निकालो। तो a का सारणिक मान निकालते हैं। सारणिक मान निकालने क्या तरीका है, 2c11, 3c12 और 3c13, यही ना, या कि डायरेक्ट लिखे देते हैं यहाँ पे, क्या, 2 को छोड़ो, इसको छोड़ो। ठीक है, यहाँ पे 2 लिख दो, m1 1 और -3 m12 और 3 m13। तो a का सारणिक मान 2, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो, क्या बचेगा, -2 1, -1 -2, 3 m12 1 1, 3 -2 3, 1 -2, 3 -1। -2 गुणे -2, -1 गुणे 1, -3, 1 गुणे -2, 3 गुणे 1, 3, 1 गुणे -1, 3 गुणे -2। -2 का गुणा -2 के साथ 4, -1, -2 -3, -1 -2 पंचे 3 दूना 6, 4 + 1
5 से 1 निकाल दो, 6 से 1 तो 5, दो पंचे 10, 5 3 15, 3 पचे 15, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 3 पचे 15, ठीक है ना। 15 दूना 30, ये क्या हो गया 40, इज नॉट इक्वल टू 0। अतः आव्यूह ए, आव्यूह ए एक व्युत क्रमणीय आव्यूह है। आव्यूह ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, ठीक है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? ईच एलिमेंट के सहखंड की, कोफैक्टर की, है ना। तब हम सब एलिमेंट के एडजॉइंटे निकालना पड़ेगा। एडजॉइंटे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ईच एलिमेंट का कोफैक्टर। तो निकालते हैं अब ईच एलिमेंट का कोफैक्टर एडजॉइंटे निकालने के लिए, ठीक है ना। एडजॉइंटे निकालने के लिए क्या निकाल रहे हैं? ईच एलिमेंट का कोफैक्टर या सहखंड, ठीक है। तो निकालते हैं पहले C11, C11 क्या लिखोगे? यहीं पे गलती अधिकांश लोग करते हैं, यहाँ दिमाग कंट्रोल रखोगे, इधर उधर जल्दी से नहीं कर दो कि जहाँ पे डायरेक्ट करके गलती कर दो माइनस प्लस की, तो आंसर ही नहीं आएगा। पता चला आंसर आएगा x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। अब यहीं कहीं को फैक्टर निकालते समय गलती कर दिए तो आपका आंसर नहीं आएगा, तो नंबर कट जाएगा। है आसान, पर जल्दबाजी कर दिए, ठीक है ना। तो जितना जल्दबाजी करोगे उतना गलत होने के चांस ज़्यादा रहेगा इसमें, ठीक है। तो C11 -1 की पावर 1 + 1 M11, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव ना, पॉजिटिव M11, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, क्या होगा? -2 और 1, -1 -2, ठीक है। -2 × -2, बीच में माइनस साइन, और ये होगा -1 × 1, ये क्या होगा? 4 -1, 4 + 1 = 5। अब क्या निकालते हैं? C12 -1 की पावर 1 + 2 M12, ठीक है। इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी, माइनस साइन लगा दिए, M12 लिख दिए, तो इसको छोड़ दिए और इसको छोड़ दिए, 1 1 3 -2, 1 1 3 -2, क्या होगा? 1 × -2, बीच में माइनस, 3 × 1 -2 और -3, क्या हुआ? -5। माइनस साइन तो शुरुआत में लगे हैं ना, कि माइनस लगाओगे ही, ये क्या होगा? माइनस लगाओगे ही तो क्या आएगा? +5 आ जाएगा फिर, ठीक है। अब क्या निकालोगे? C13 -1 की पावर 1 + 3 M13, अब देखो -1 की पावर क्या है? 4, तो 1 आएगा। M13 का मतलब क्या हुआ? पहली पंक्ति का, हाँ ये वाला ना, इसका सहखंड उपसारणी, तो क्या होगा? 1 - 2, 3 - 2 1, 1 × -1 3 × -2, -1 3 दूना 6, 6 से 1 निकालते हैं तो 5, ठीक है। C21 -1 की पावर 2 + 1 M21, ठीक है। अब ये क्या होगा? माइनस होगा, M21 क्या? इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो क्या आएगा?
3 3 -1 -2 -1 -2 माइनस चिन्ह 3 गुणे -2 बीच में माइनस -1 गुणे 3 -6 और -3 तो +3 -3 तो +3 बन गया। ठीक है, अब क्या निकालोगे C22 निकालो तो -1 की पावर 2 + 2 -1 की पावर 2 + 2 m22 ये तो पॉजिटिव वैल्यू होगी, कन्फर्म है। अब यहाँ पे देखो इसको छोड़ दिए इसको तो क्या बचा 2 3 इसको छोड़े 2 3 3 -2 ये तो क्या आएगा -4 -9 तो -13। अब क्या निकालोगे C23 -1 की पावर 2 + 3 m23 तो माइनस में वैल्यू 2 3 इसको छोड़ दिए 2 3 3 -1 3 -1 तो क्या होगा -2 -9 9 2 11 +11। ठीक है, फिर क्या निकालोगे C31 ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। C31 इसको छोड़ दो 3 3 -2 1 है। ठीक है, तो ये क्या होगा 3 और +6 9 C32 माइनस में वैल्यू होगी इसको छोड़ो 2 3 1 1 2 3 1 1 तो माइनस तो रहबे करेगा 2 -3 तो -1 तो +1 C33 ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसको छोड़ दिए बचा क्या 2 3 1 -2 ठीक है, -4 -3 तो -7 ये आ गया ईच एलिमेंट का कोफैक्टर। ईच एलिमेंट का कोफैक्टर निकाले क्यों? एडजॉइंट ए निकालने के लिए। एडजॉइंट ए क्यों निकालना चाहते हैं? ए इनवर्स निकालने के लिए। ए इनवर्स क्यों निकालना चाहते हैं? आप व्यूह समीकरण AX = B से S का मान जब निकालोगे तो आएगा A इनवर्स × B। तो ए इनवर्स की ज़रूरत है, इसलिए हम एडजॉइंट ए निकाले। एडजॉइंट ए के लिए ईच एलिमेंट के कोफैक्टर निकालने की ज़रूरत पड़ी। अब निकालते हैं यहाँ एडजॉइंट ए। ठीक है, तो एडजॉइंट ए लिखते हैं। एडजॉइंट ए = क्या होता है? C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त आव्यूह। तो एडजॉइंट ए = रो को कॉलम में चेंज कर दो तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 एडजॉइंट ए आ गया। इसको लिखेंगे क्या? सबकी वैल्यू पुट करो। C11 की वैल्यू क्या है 5, C12 की वैल्यू क्या है 5, C13 की वैल्यू क्या है 5, तीनों की वैल्यू 5 है। अब क्या होगा 3, C21 की वैल्यू क्या है 3, C22 की वैल्यू क्या है -13, C23 की वैल्यू क्या है 11, C31 की वैल्यू 9 1 ये होगा -7। ऐसे ये एडजॉइंट आ गया। अब क्या निकालोगे आप? ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या तरीका है, क्या फार्मूला है? ए इनवर्स बराबर 1/* सारणिक ए × एडजॉइंट ए। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए इनवर्स = 1/* सारणिक का मान 40 था ना, एडजॉइंट ए मिल ही चुका है 5 3 9
5 माइनस 13 1 है, 5 11 माइनस 7। ठीक है। अब ए इनवर्स तो आ गया। अब तो इस समीकरण 1 जो लिखे थे यहाँ ए एक्स बराबर बी, तो समीकरण 1 से क्या होगा, ए एक्स इज इक्वल टू बी, तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो एस के स्थान पे क्या लिख दो, एस वाई जेड का स्तंभ आव्यूह। ए इनवर्स के स्थान पे क्या लिखोगे, ए इनवर्स के स्थान पे जो वैल्यू आई है वे लिखोगे 1/40। आइए 5 3 9, 5 माइनस 13 आइए 1, 5 11 माइनस 7, ये आ गया। अब बी की वैल्यू रखो, 5 माइनस 4 3, ये आ गया बी। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का ये स्तंभाव्यूह क्या लिखोगे, 1/40। ठीक है। अब देखो पहली पंक्ति का गुणा पहले कॉलम के साथ करो, तो 5 गुणे 5, 3 गुणे -4, 9 गुणे 3। दूसरी पंक्ति का पहले के साथ 5 गुणे 5, 13 गुणे -4, -13 गुणे -4, 1 गुणे 3। तीसरी पंक्ति का पहले कॉलम के साथ 5 गुणे 5, 11 गुणे -4, -7 गुणे 3, ऐसे। ठीक है। इसका मतलब एक्स बाई जेड 1/40 क्या आएगा, 5 25, 3 चौक 12, 9 तिरिक 27, 5 25, 13 चौक 52, 3, 5 25, 11 चौक 44, 7 तिरिक 21, ऐसे। तो ये एक्स बाई जेड यहाँ 1/40 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 27 और 25, 52 से 12 निकला तो 40, नीचे -40। अब देखो 40 का भाग दो हर एक पद में। हाँ, तो इसको क्या कर सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एक्स बाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ क्या करेंगे 40/40, 80/40, -40/40, ये कट जाएगा ना, दूना ये कट गया 1। तो इम्प्लाइज क्या आएगा, एस बाई जेड बराबर, यहाँ आ गया 1 2 -1, तुलना करने पर क्या आएगा, एस बराबर 1, बाई बराबर 2, जेड बराबर -1। कितना व्यवस्थित आंसर आया। अब कहीं गलती कर देते तो आपका 87/84, 95/109 ऐसे आंसर आएगा। और 97% स्टूडेंट कैसे ना आता है। इसीलिए बता रहे हैं बहुत कंट्रोल करना दिमाग को, और उसको फैक्टर सही निकालना। ठीक है ना। को फैक्टर जहाँ गलत हुआ तो आपका अब मल्टीप्लाई गलती होती है, मल्टीप्लाई में कहीं उल्टा से उल्टा मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है। तो ये अब देखो यहाँ पे 3 कंडीशन और बताते हैं आपको। जैसे बारहवीं क्लास में आप लोग जब पढ़े थे तो किसी समीकरण निकाय का लिख लें, यहाँ तक मिटा दें। बारहवीं क्लास क्या बोल रहे हैं, हाँ 10वीं क्लास जब पढ़े थे, क्योंकि अधिकांश क्लास में ऐसे भी बोलना पड़ता है ना कि बारहवीं क्लास में पढ़े थे, तो वो हैबिट बनी है। अब देखो 10वीं क्लास में क्या पढ़े थे आप, जैसे s + y = 7 है, s - y = 1 है। इस समीकरण का निकाय हल करते थे। एक समीकरण इस प्रकार है, 2s + 3y = 4, 4s + 6y = 8। इस एक समीकरण निकाय ऐसे होता था कि s + 2y = 13,
और 2s+4y बराबर 27। 3 प्रकार के समीकरण आप पढ़े हो। पहला समीकरण क्या है, यहाँ देखते हैं कि a1/a2 की वैल्यू निकालोगे तो आएगा 1/1, b1/b2 की वैल्यू 1/-1 और c1/c2 की वैल्यू आएगा 7/1। इसमें आएगा a1/a2 की वैल्यू आएगा 2/4, तो काट दोगे तो 1/2 ही हो जाएगा। b1/b2 की वैल्यू 3/6 तो 1/2 आएगा। c1/c2 की वैल्यू 4/8 तो 1/2 आएगा। यहाँ पे क्या होगा, a1/a2 की वैल्यू 1/2, b1/b2 की वैल्यू 2/4 तो 1/2, c1/c2 की वैल्यू 13/27। ठीक है, यहाँ देखते क्या है कि तीनों रेशियो यहाँ पे 1/1, 1/-1 और 7/1, ये तीनों रेशियो सेम नहीं हैं, तीनों अनुपात समान नहीं हैं। यहाँ देखते हैं कि तीनों अनुपात समान हैं, 1/2, 1/2, 1/2। यहाँ देखते हैं कि दो अनुपात समान हैं, 1/2, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 13/27 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज c1/c2 तीनों इक्वल नहीं रहते, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यहाँ ये स्थिति है। यहाँ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 की स्थिति है। यहाँ क्या है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इज नॉट इक्वल टू, है ना ये। तो यहाँ 3 कंडीशन पढ़े थे 10वीं क्लास में। जब दिए इस कंडीशन में दिए गए निकाय का अद्वितीय हल होता है, इस अनंत अनेक हल होते हैं, इसमें कोई हल नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कोई हल नहीं होता, यहाँ पे हो कोई हल होता ही नहीं है, इसमें होता है पर बहुत सारे हल होते हैं। ठीक है, अनंत हल, और इसमें 18 हल होगा, एक हल। ठीक है, तो जब एक हल है और यहाँ अनंत हल है, कोई ना कोई हल है, तो वहाँ उस निकाय को, इस समीकरण निकाय को कहेंगे संगत, इसको भी कहेंगे संगत और इसको बोलेंगे असंगत। तो जिस समीकरण निकाय का कोई हल हो, चाहे अद्वितीय हल हो चाहे अनंत अनेक हल हो, तो उसको उस समीकरण निकाय को कहते हैं क्या, संगत। और जिस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता तो उसको कहते हैं असंगत। ठीक है, ये इतना जानते थे 12वीं क्लास 10वीं क्लास में। अब इसको 12वीं क्लास से कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, जब समीकरण निकाय को सॉल्व करते हो तो सारणिक का आप गुणांक आव्यूह का सारणिक मान निकालते हो, तो इसका मान क्या आएगा, 0 भी आ सकता है, इसका मान 0 नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो जब 0 नहीं आएगा तो ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, अब ये इनवर्स का अस्तित्व होगा। इसका मतलब क्या है, दिए गए समीकरण निकाय का निश्चित रूप से कोई न कोई हल होगा, उस हल को अद्वितीय हल कहते हैं। उस हल को क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। और जब अद्वितीय हल होगा तो वही 10वीं वाली कंडीशन में अद्वितीय हल होने पर दिए गए समीकरण निकाय को संगत कहते थे, तो यहाँ भी कहेंगे। ठीक है, जब सारणिक का मान क्या आएगा, 0 के बराबर नहीं होगा, ऐसी कंडीशन में 0 के बराबर जब नहीं होगा तो दिए गए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। ऐसी कंडीशन में दिया गया समीकरण निकाय क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। अब असंगत के विषय में क्या है, यहाँ पे अब एक और स्थिति बनती है कि जब ए का सारणिक मान निकालते हो 0 आ जाता है, ए का सारणिक मान निकालते हो तो 0 आ जाता है। ऐसी कंडीशन में 2 चीज़ें निकालनी पड़ती है। पहली क्या एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए इंटू बी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो एडजॉइंट ए और बी का गुणा करोगे, ये 2 कंडीशन होगी, एडजॉइंट ए इंटू बी का गुणनफल 0 होगा अथवा नहीं होगा। एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0 के इक्वल नहीं होगा तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा। तो 10वीं क्लास में पढ़े थे, जिस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है वह समीकरण निकाय क्या होता है, असंगत कहलाता है। ऐसी कंडीशन में हम उस समीकरण निकाय को कह देंगे असंगत है, एडजॉइंट ए इंटू बी होने पर। इतने पर्याप्त नहीं है कि सारणिक का मान 0 आ गया तो आप असंगत बोल दो। सारणिक ए का मान 0 आ गया तो 2 स्थितियां हो सकती हैं, एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0 हो, एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0 ना हो। तो जब एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो दिए गए समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होगा और दिया गया समीकरण निकाय असंगत कहलाएगा। और जब एडजॉइंट ए इंटू बी का मान 0 होगा, ऐसी कंडीशन में दिए गए समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे। ऐसी कंडीशन में दिया गया समीकरण निकाय क्या कहलाएगा, संगत कहलाएगा। ठीक है, एडजॉइंट ए इंटू बी होने पर क्या होगा,
समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे, अनंतः अनेक हल होंगे तो वह समीकरण निकाय क्या कहलाएगा? संगत कहलाएगा। समझ में आई बात? ठीक है, तो अब 3 पॉइंट लिखो। किसी समीकरण निकाय के संगत और असंगत होने की स्थिति, किसी समीकरण निकाय के संगत और असंगत होने की स्थिति